हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो मैं आपको जो प्रोसेस होगा उसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन में प्रोसेस पता है तो आप स्किप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़े प्रोसेस क्लियर नहीं होते हैं उनके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है, उसमें आपको बताया है कि किस प्रोसेस में किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वांटम इफेक्ट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज गिवन बाय। देखिए ये क्वेश्चन क्वांटम इफेक्ट का है, इसमें निकालना क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जब भी आपने क्वांटम इफेक्ट सॉल्व किया होगा, मतलब देखा होगा, तो आप चेंज इन वेवलेंथ मोस्टली निकालते हो और आपको उसका लगभग फॉर्मूला भी पता होता है। लेकिन हम क्वांटम इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। लोअर टू हायर अगर आप एनर्जी की फॉर्म में करें तो लो एनर्जी का आपका रेडियो वेव्स होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती हैं, फिर आपकी विजिबल रीजन की, इंफ्रारेड रीजन की वेव्स होती हैं, विजिबल हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई। तो इस तरह से हाई एनर्जी की तरफ बढ़ती चली जाती है। आपको पता है, ये ध्यान ही रखना है, और आपको पता भी होगा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन, या न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये रिलेशन आपने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन वेवलेंथ। C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इसके इक्वल होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो ज्यादा एनर्जी की बात होती है। दैट मीन्स कि जो गामा रेज हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी की होती है, तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेडियो वेव्स सबसे कम एनर्जी की होती है, इसीलिए उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो समझ लिया कि 7 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन अब इसमें आप देखिए कि जो हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारा मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मैटर के साथ इंटरेक्ट करने में 3 तरह के इफेक्ट देता है, ठीक है। मोस्टली और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है आपने, क्वांटम इफेक्ट ये भी पढ़ा है आपने, एक होता है पेयर प्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैटर के साथ इंटरेक्ट करने से होते हैं। अगर आपकी रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल रीजन, जो आपका सनलाइट से आता है ना, जैसे सन से जो लाइट आती है वो आपकी सारी विजिबल रीजन में होती है, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। भले ही वो थोड़ी सी रेंज है, 400 नैनोमीटर से इसकी वेवलेंथ अबाउट 700 नैनोमीटर तक होती है, और बहुत पतली सी मतलब स्ट्रिप बनाते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज की, तो वो बहुत कम रेंज है। लेकिन विजिबल रीजन की रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो भी सन से ही आती हैं, आपने देखा होगा। ये एक्चुअली जितना भी रेडिएशन होता है डिफरेंट इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होता है। आपने इनका प्रोडक्शन देख रखा है, आपको पता है कि सन पे जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस से विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। ऐसे ही क्वांटम इफेक्ट एक्स रेज से होता है और गामा रेज से भी होता है, लेकिन लो एनर्जी की गामा रेज से, ठीक है। तो लो एनर्जी की गामा रेज, अब ये कहां से आती हैं आपको पता है। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जब किसी हाई एटॉमिक नंबर के एटम के ऊपर इंसिडेंट होती है, किसी भी मेटल पे जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, तो उससे क्या होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब न्यूक्लियस से रेडियोएक्टिविटी के थ्रू एलिमेंट्स निकलते हैं तो साथ में गामा रेज निकलती हैं। तो हर किसी का ओरिजिन डिफरेंट होता है। तो ये हायर एनर्जी की रेज है, इन रेज से क्वांटम इफेक्ट होता है। पेयर प्रोडक्शन किससे होता है फ्रेंड्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन है, और ये गामा रेज से होता है। इसका एक चीज ध्यान रखनी है कि जिन गामा रेज की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होती है, ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इस एनर्जी से नीचे की एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन से E इज इक्वल टू पेयर प्रोडक्शन में क्या जनरेट होता है, E प्लस E माइनस, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट एक एंटी पार्टिकल होता है, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही पॉजिटिव चार्ज रखता है और जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। एनर्जी कंजर्वेशन से जो गामा रेज है उसकी एनर्जी 2m0 c² की इक्वल होनी चाहिए, यानी m0 c² रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की,
एम नॉट सी स्क्वायर ही एनर्जी होगी पॉजिट्रॉन की, इन दोनों का सम हो गया 2 एम नॉट सी स्क्वायर, और गामा रेज की एनर्जी इससे ये इक्वल या इससे ज्यादा होगी तभी प्रेयर प्रोडक्शन होगा। लेकिन ये सारे इफेक्ट जितने भी होते हैं ये मैटर के साथ इंटरेक्शन होने पर ही होते हैं। इसमें आपको कॉम्पटन इफेक्ट में मोस्टली बताया जाता है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कोई एक्स रे हाई एनर्जी रे पड़ती है तो ये क्या करती है, स्कैटर कर देती है इसको, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा। हमारा मेन कंसर्न क्वांटम इफेक्ट की तरफ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स रेज है, ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती हैं तो ये इस एक्स रेज को स्कैटर कर देती हैं। पहले इनकी वेवलेंथ लैम्डा थी तो बाद में इंक्रीज वेवलेंथ की हो जाती है, यानी कि कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट कर देती हैं और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होके इस डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और ये जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी डायरेक्शन है और ये फाई एंगल है जिस डायरेक्शन से ये फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन या एक्सरेज, ठीक है ना, एक्सरेज भी कह सकते हैं फोटॉन्स, क्योंकि आपको पता है कि लाइट की क्वांटाइज नेचर होते हैं, जो कि आइंस्टीन ने बोला था। उनकी थ्योरी के बेस पर ही ये एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि मैटर का पार्टिकल की तरह कुछ नेचर होता है जिसकी वजह से वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके इन सब इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरेज के जो फोटॉन्स हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर होते हैं तो क्वांटम इफेक्ट होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि लाइट एलिमेंट जैसे कि क्या हो गया, कार्बन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, कार्बन लाइट एलिमेंट 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कार्बन जैसे हैं या कोई लाइट एलिमेंट है, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ स्कैटर हो जाते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ की वेव मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस फिनोमेना को आप केवल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर वेव इसके ऊपर पड़ी, लाइट एलिमेंट के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए आफ्टर स्कैटरिंग। लेकिन जब देखा गया कि चेंज वेवलेंथ मिली थी, आपने ये वाला ग्राफ भी देखा होगा क्वांटम इफेक्ट में, ठीक है, ये आपका सेम वेवलेंथ और ये डिफरेंट वेवलेंथ, इनके बीच का पीक दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्वांटम इफेक्ट में मोस्टली आप देखते हो ये वाला ग्राफ। तो इस तरह का ग्राफ जब मिला और ये था आपका जब आपने सेम वेवलेंथ, कुछ स्कैटर्ड नहीं होती, उनके साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जब ग्राफ देखा गया तो देखा गया कि वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों थ्योरम को लगाने के बाद रिलेशन क्या निकाला गया, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है cos फाई एंगल ये वाला है, फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा था, स्कैटर होकर इस डायरेक्शन में गया है, वेवलेंथ इसकी चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हो गई है लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ये m नॉट रेस्ट मास है। इलेक्ट्रॉन ही जरूरी नहीं है कि स्कैटर करेगा रेडिएशन को, प्रोटॉन भी हो सकता है। प्रोटॉन एक्चुअली थोड़ा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, आपको पता ही है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपने देखा होगा। तो इतना हैवी है, जब उसके साथ स्कैटर होता है तो ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ नहीं दिखाई देता है, इसलिए लाइट पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग मोस्टली क्वांटम इफेक्ट में देखी जाती है। तो आप यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, c लाइट की स्पीड, h प्लैंक कांस्टेंट और फाई एंगल, और इसकी हेल्प से चेंज इन वेवलेंथ निकालते हैं। हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लैम्डा c से डिनोट होता है और लैम्डा c की वैल्यू h अपॉन m नॉट c के इक्वल होती है। लैम्डा c क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटम वेवलेंथ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिंपली क्वांटम वेवलेंथ निकालने को आ जाता है तो आप क्वांटम वेवलेंथ h अपॉन रेस्ट मास ऑफ जिस पार्टिकल को स्कैटर्ड किया है वो इनटू c, इससे करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है ये रिलेशन आपने लगाया था, तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन न्यू प्राइम माइनस c अपॉन न्यू इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c
1 माइनस कॉस फाई। देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, c बाहर ले लिया, 1 अपॉन न्यू प्राइम, न्यू माइनस न्यू प्राइम, इसे आपने h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। ये यहाँ पे c यहाँ जाएगा c स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा न्यू, और ये हो जाएगा h अपॉन m नॉट c स्क्वायर न्यू प्राइम न्यू 1 माइनस कॉस फाई। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होगा, और ये की ऑप्शन में दिखा रहा है इस ये वाला ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन है, द पावर इंसिडेंट ऑन अ डिटेक्टर ऑफ लाइट इज 100 नैनोवाट। Determine the number of photons per second incident on detector if the wavelength is 800 नैनोमीटर। आपको पता है कि जो लाइट है, लाइट की एनर्जी क्वांटाइज होती है, यानी ये लाइट पार्टिकल की फॉर्म में होती है। वेव नेचर डुअल कैरेक्टर होता है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में कि उसकी एनर्जी क्वांटाइज है, और आपको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी h न्यू के इक्वल होती है। अब न्यू अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होती है, जिसके अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, अभी हमें ये नहीं बताया, अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर की है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि 800 नैनोमीटर वेवलेंथ है, ये दे रखा है। कोई जरूरी नहीं आपको ये पता करना पड़े कि ये कहाँ की है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कि अबाउट 400 टू 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में पड़ती है। ठीक है ना, ठीक है। तो यानी 800 उससे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब हो गया कम फ्रीक्वेंसी, यानी किस तरफ पड़ेगी, लगभग इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो 800 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, उनके जो फोटॉन्स हैं किसी भी डिटेक्टर के ऊपर पड़े हैं, तो जो एनर्जी है, पावर इंसिडेंट जो है वो 100 नैनोवाट है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हो गई 100 नैनोवाट। आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, 100 नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ जूल, इतनी एनर्जी हो गई। तो इतनी एनर्जी किसी डिटेक्टर के ऊपर पड़ रही है। अब इसमें एरिया वगैरह तो दे नहीं रखा है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स में निकालने हैं पर सेकंड इंसिडेंट ऑन द डिटेक्टर। तो जितनी एनर्जी पड़ी है वो इज इक्वल टू होती है n इंटू एच न्यू। ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब इसमें एरिया की कहीं बात नहीं कर रखी है, आपको केवल पर सेकेंड की बात बता रखी है। तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो डिटेक्टर है वो उसका एरिया अपनी यूनिट एरिया ले लिया है। तो आपने ये बात की है कि NH रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, E इज इक्वल टू दिस 100 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल दीजिए। h आपको पता ही है, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। अभी मैंने आपको बताया है c क्या होता है, लाइट की स्पीड, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ जो आपको लाइट की दे रखी है। इन सबको कैलकुलेट करके n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। h आपको ध्यान रखना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के अप्रॉक्स होता है। कहीं पे 6.2 भी होता है, वो दे रखा होगा आपको ना एग्जाम में कि h की क्या वैल्यू लेनी है। लैम्डा जो है वो भी दे रखा है, c की वैल्यू भी आपको बताया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो n को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 इंटू 10⁻11 इतने निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज रखना, कैलकुलेट करना और ये वैल्यू निकाल के देखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर पेयर प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि मैटर के साथ जब रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है तो 3 तरह के इफेक्ट जनरली होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम कुछ एनर्जी होनी चाहिए। पेयर प्रोडक्शन में आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है। ये आपकी गामा रे आ रही है, गामा रे की एक्चुअली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके लिए भी होता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी इज इक्वल टू होनी चाहिए 2m0 c² इक्वल, जहाँ m0 जो होता है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है। ठीक है,
तो आपके दो पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं। इनका रेस मास आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का रेस मास m0c² इज इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको वैसे ध्यान भी रखना चाहिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, m0 की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करके, उसके बाद उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि Hc की वैल्यू 12.4 × 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम इतनी होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको या तो कैलकुलेट करेंगे या फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ध्यान रहेगी तो आपको क्या एक्चुअली निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है पेयर प्रोडक्शन के लिए। तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू हमारा 2m0c² के इक्वल हो, और E की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, h न्यू के इक्वल, और न्यू की वैल्यू c/λ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड यानी कि इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। और ये ध्यान रखना है पेयर प्रोडक्शन मैटर के साथ इंटरेक्शन करने पर ही होगा, अदरवाइज खुले में कोई गामा रे जा रही है, वैक्यूम है कोई गामा रे जा रही है, तो पेयर प्रोडक्शन कभी नहीं करती है। उसके लिए मैटर के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है। वो मैं आपको चलो थोड़ा बता ही देती हूँ। एक्चुअली में जब भी पेयर प्रोडक्शन होगा तो एनर्जी का कंजर्वेशन और मोमेंटम का कंजर्वेशन को बताने के लिए आपको पता है ये दो मेन एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आप लगाते हो। तो उसके लिए कोई तीसरी चीज भी चाहिएगी, तो उसके लिए जो क्या होता है, ये जो भी मैटर होता है वो दूसरी डायरेक्शन में जाके एनर्जी को मोमेंटम को कंजर्व कर देता है, ठीक है ना, जब ये पेयर प्रोडक्शन होता है। तो इसमें इसकी हेल्प से अब आपको मैंने बता दिया m0c² की वैल्यू क्या है, Hc की वैल्यू क्या है, तो आप इससे लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, जो कि निकल के आएगी 0.0121 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला 121 एंगस्ट्रॉम, ये भी सेम ही लिखा हुआ है। तो चलिए ये शायद डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर सी या डी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर निकल के आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल एन इलेक्ट्रॉन मेक इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इफ द लाइफ टाइम इन दैट स्टेट इज 10⁻⁻8 सेकेंड। देखिए आपको ये तो पता ही है कि जब कहीं से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये चीज़ आपने पढ़ी भी है। हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, और जब उसको एनर्जी मिलती है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसकी कौन सी होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू n = 2, तो उसमें चला जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रह पाता है, अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड तक वो वहाँ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद वो नीचे अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और एक फोटोन को एमिट कर देता है। जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, लेकिन जब वो 10⁻⁻8 सेकेंड स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो कितने चक्कर काटेगा न्यूक्लियस के अराउंड। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पता करनी है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल एन इलेक्ट्रॉन मेक इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर उसका लाइफ टाइम जो है उस स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड है। तो ध्यान रखना है आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा की। इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, और ओमेगा निकालने के लिए आपको पता है V = R ओमेगा होता है, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए V की जरूरत पड़ेगी और R की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू n = 2 की, तो आपको सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है और सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी है, अगर वो पता लगा जाए तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं। और ओमेगा = 2πn, तो n से आप ω/2π करेंगे तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है।
दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, आपको V चाहिए और R चाहिए। अभी आपको पता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन के लिए तो आप याद ही कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है उसकी जो रेडियस होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, यानी कि 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये क्लियर है। और आपको ये भी पता है कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1, फर्स्ट ऑर्बिट के से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, तो आपको Rn की वैल्यू मिलती है। तो आपको अगर R2 की वैल्यू चाहिए तो आपको 2 स्क्वायर इंटू R1 यानी दैट मीन्स 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इससे आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी, एकदम क्लियर है। अब आपको V2 चाहिए, V2 के लिए आपको पहले V1 पता होना चाहिए। ये चीज क्योंकि सारे कांस्टेंट से निकल जाती है हाइड्रोजन के लिए, तो V1 आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है V2 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान रखना है, वो होती है V1 इंटू Z/N के ऊपर, ठीक है। Z आपका फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1, तो उससे आप क्या निकालेंगे, तो इसे n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो जब इसे डिवाइड करेंगे 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये आपकी V2 की वैल्यू निकल गई, R2 की वैल्यू निकल गई, इसे कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपकी आ जाएगी 2.116 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स आपको दोनों चीज पता चल गई, तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू रख के, और बाद में 2 पाई, पाई का मतलब तो आपको पता ही है 3.14 होता है, और इसे कैलकुलेट में ओमेगा की वैल्यू निकाली और 2 पाई से डिवाइड करके n की वैल्यू तो निकाल ली है कि n की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा भी आपका आ चुका है, लेकिन ये तो पर सेकंड कितने होते हैं वो निकल के आता है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 10⁻⁻8 सेकंड होगा ना, तो आप क्या करेंगे इंटू 10⁻⁻8 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, तो आपको फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.3 इंटू 10⁻⁶ रिवोल्यूशन। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इसमें ये आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो आते हैं वो एक सेकंड में कितने चक्कर काटे हैं, कितने रिवोल्यूशन लिए हैं इलेक्ट्रॉन ने, वो निकल के आता है। लेकिन हमारे पास तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 10⁻⁸ सेकंड ही रुका उस ऑर्बिट में, इसीलिए हमें 10⁻⁸ सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और आपका फाइनली आंसर क्या आएगा ये, तो इसको आप खुद करेंगे। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।